वाक्य बनाने के लिए जरूरी शब्द। जब मैं कहूँ जरूरी शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो वाक्य का बेसिक बनाते हैं, बेसिक आधार डिसाइड करते हैं, बेसिक है बेसिकली। आप इन शब्दों के बिना वाक्य जो है आपका अधूरा रह जाएगा। तो वाक्य को पूरा करने के लिए इन शब्दों की जरूरत आपको पड़ने ही वाली है। सबसे पहला शब्द इज। इज का अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है। इस्तेमाल ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ होता है। यानी कि आप ऐसा कोई भी वाक्य अगर ले रहे हैं जो कंप्लीट होने में आप है का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको जो वाक्य को पूरा कर रहा है, जहां पर है वहां पर आप जब इसका अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे उस वाक्य को, तो आप इस का इस्तेमाल करेंगे। और इस्तेमाल आप ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ करेंगे। जैसे वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। अगला शब्द है एम, जिसका इस्तेमाल होता है हूं के स्थान पर, हूं के जगह पर। यानी कि वाक्य में आपने वाक्य को कंप्लीट करने के लिए हूं का इस्तेमाल किया है, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो एम का इस्तेमाल करेंगे। और एम का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ आई वाले वाक्यों में ही करेंगे, आई के साथ ही करेंगे। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं यहाँ हूं, आई एम हियर। मैं यहाँ हूं, आई एम हियर। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में कर रहे हैं ऐसे शब्द जिनके बिना वाक्य नहीं होंगे पूरे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो जरा सब्सक्राइब बटन क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला शब्द है हमारे पास आर, जिसका अर्थ होता है हैं। देखिए यहाँ पर उच्चारण में फर्क है। ये है के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, इसको कहते हैं। इसको उच्चारण करते वक्त हल्का सा न का साउंड आता है, ठीक है। और ऐसा जब आपको दिखे तो आप उसको कन्वर्ट जब करेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे? आर का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। इसका इस्तेमाल, आर का इस्तेमाल आप जो है यू, वी, दे के साथ कर सकते हैं। जैसे यू आर, वी आर, दे आर, ऐसे इसका इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम लोग यहाँ हैं, वी आर हियर। हम लोग यहाँ हैं, वी आर हियर। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। अगला शब्द है वॉज और वर। दोनों का ही अर्थ जो है वो इस्तेमाल होता है था, थे, थी के रूप में। यानी कि वाक्य के अंत में अगर था, थे या थी आपको दिखता है तो वो जब अंग्रेजी में उसका आप अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे उस वाक्य का, तो आप या तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे या तो वर का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि वॉज का इस्तेमाल होगा कि वर का इस्तेमाल होगा? बिल्कुल मैं बताऊंगी। वॉज का इस्तेमाल आप करेंगे आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। किसके साथ करेंगे? आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। जैसे मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं एक लेखक था, आई वॉज अ राइटर। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग। अगला शब्द है वर। वर का इस्तेमाल आप करेंगे यू, वी, दे के साथ। किसके साथ करेंगे? यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। जैसे हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास विल, जिसका इस्तेमाल होता है ऐसे किसी भी वाक्य में जिसका जो लास्ट शब्द है, उसका जो लास्ट है वो आया हो गा, गे, गी। इन शॉर्ट वाक्य अगर गा, गे या गी से खत्म हो रहा हो तो आप उसको जो है वहां पर विल का इस्तेमाल करेंगे। और अच्छी बात विल की ये है कि विल के साथ, विल का इस्तेमाल आप सभी के साथ कर सकते हैं। जब मैं कहूँ सभी के साथ, मेरा मतलब है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम के साथ। जैसे वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी।
वह पढ़ाई करेगा, he will study. वह पढ़ाई कर रहा होगा, he will be studying. वह पढ़ाई कर रहा होगा, he will be studying. वह पढ़ चुका होगा, he will have studied. वह पढ़ चुका होगा, he will have studied. बढ़ते हैं आगे। अगला है कैन और मे। कैन शब्द की अगर बात करूं तो कैन जो है उसका अर्थ होता है सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। मे की अगर बात करूं तो मे का भी अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं। और दोनों का ही इस्तेमाल जो है वो सभी के साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो फर्क क्या है दोनों शब्दों में? क्यों हमारे पास दो शब्द हैं? क्यों हमें ऐसी जरूरत पड़ी कि हम दो शब्दों का इस्तेमाल करें जब दोनों का अर्थ जो है वो सेम है, इस्तेमाल करने का रूल जो है वो सेम है, लेकिन फिर भी दो अलग अलग शब्द हैं। चलिए बताती हूँ। कैन हमेशा याद रखिएगा, कैन जो है वो एबिलिटी को दिखाता है। एबिलिटी यानी कि क्षमता, आपकी जो भी क्षमता है, सामर्थ्य है, उसको दिखाता है कैन। इसी वजह से कैन का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे वाक्यों में ही करेंगे जो क्षमता दिखाने वाला हो, एबिलिटी दिखाने वाला हो। जैसे हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। तो जब आप ये वाक्य कह रहे हैं तो आप किसी काम के बारे में कह रहे हैं जो कर सकते हैं, आप अपनी क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो आपने इस्तेमाल किया कैन का, वी कैन डू दिस। अब बात करते हैं मे की। मे जो है वो हमेशा परमिशन या रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में इस्तेमाल होता है, यानी कि ऐसा कोई वाक्य जिसमें आप परमिशन मांग रहे हो, अनुग्रह कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप परमिशन मांग रहे हैं, बिना ओके किए हुए आप किसी की मदद थोड़ी करते हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। या फिर कभी आप किसी क्लास में या किसी जगह पर, किसी ऑफिस में घुसने से पहले क्या पूछते हैं? मे आई कम इन। क्या पूछते हैं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप आज्ञा मांग रहे हैं, है ना। और ऑन द सेम साइड आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भैया आने दे दो, है ना, मे आई कम इन। अगला शब्द है हमारे पास कुड, COULD, एल रहेगा साइलेंट और इसका अर्थ होता है सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी, सकते थे। एक बात और याद रखिएगा, कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है, ठीक है। तो कैन क्योंकि एबिलिटी यानी कि क्षमता को दर्शाता है, तो कुड भी ऐसे ही वाक्यों में इस्तेमाल होगा जो एबिलिटी या क्षमता को दर्शाने वाला हो, लेकिन पास्ट है ये कैन का, इसको याद रखेंगे। इस्तेमाल कुड का आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। अगला शब्द है कैन बी। कैन बी, इसका अर्थ होता है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। इस्तेमाल सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। अगला शब्द हमारे पास है हैव और हैज। दोनों का ही इस्तेमाल दो तरीकों से होता है। सबसे पहला तरीका मेन वर्ब के तौर पर, यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर। तो जब इसका इस्तेमाल मुख्य क्रिया के तौर पर हो रहा हो तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है पास है, कोई चीज रखने के, पास है के संदर्भ में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। लेकिन यहाँ पर फर्क हैव और हैज में ये है कि हैव का इस्तेमाल आप करते हैं आई, यू, वी और दे के साथ, उसी जगह पर हैज का इस्तेमाल आप करते हैं ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं हैव और हैज का दूसरी तरह से इस्तेमाल, यानी कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हो। तो सहायक क्रिया के तौर पर जब ये इस्तेमाल होता है तो भी हैव का जो रूल है वो सेम रहता है कि हैव जो है वो आई, यू, वी, दे के साथ इस्तेमाल होगा। जैसे आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके हैं, यू हैव स्टडीड।
आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। हैज़ का इस्तेमाल जब आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर करेंगे तो इसका इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करेंगे। रूल तो सेम ही रहेगा। इस्तेमाल होगा उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज़ स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज़ स्टडीड। अगला शब्द है हमारे पास हैड, HAD, हैड। इसका इस्तेमाल भी दो तरीके से होता है। सबसे पहला मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर। जब मुख्य क्रिया के तौर पर इसका इस्तेमाल हो तो इसका अर्थ हो जाता है पास था। क्या अर्थ होता है? पास था। जैसे उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। रूल समझ लेते हैं। हैड का इस्तेमाल जी आप सबके साथ कर सकते हैं, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। अब बात करते हैं हैड का इस्तेमाल जब हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर हो। कैसे होगा? वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड। और यहाँ पर भी हैड का इस्तेमाल का जो रूल है दैट इज कि वो सबके साथ इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर भी काम करेगा। हैड का इस्तेमाल सबके साथ होगा, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। अब बात करते हैं अगले शब्द की जो कि है अबाउट टू। अबाउट टू इसका इस्तेमाल होता है वाला हूँ, वाले हैं, वाली हूँ के तौर पर। इस्तेमाल ये सबके साथ होता है। जैसे मैं खाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। अबाउट टू का जो है इस्तेमाल वाला हूँ, वाले हैं के अलावा भी इस्तेमाल इसका वाला था, वाले थे, वाली थी के तौर पर भी हो जाता है। जैसे कि मैं खाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। अगला शब्द है हैव टू। हैव टू का इस्तेमाल होता है ना है, नी है, ने है के तौर पर। और यहाँ पर हैव का ही रूल लगता है कि हैव का इस्तेमाल जैसे होता है आई, यू, वी, दे के साथ, तो यहाँ पर भी हैव टू का इस्तेमाल भी आई, यू, वी, दे के साथ ही होगा। जैसे मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे खाना है, लास्ट में आपको ना है दिख रहा है, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। अगला है हैज टू। इसका अर्थ होता है ना है, नी है, ने है। लेकिन फर्क क्या है फिर हैव टू हैज टू में? बस वही फर्क है, रूल का फर्क है। हैज टू का इस्तेमाल जो है वो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। जैसे उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, ही हैज टू गो। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैड टू। क्या है? हैड टू। हैड टू का इस्तेमाल होता है ना, था के तौर पर। कैसे होता है? ना, था के तौर पर। इस्तेमाल जी सबके साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे जाना था, ही हैड टू गो। अगला शब्द हमारे पास है बी, जिसका अर्थ होता है हो। क्या अर्थ होता है? हो। जैसे कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। बीइंग अगला शब्द जिसका अर्थ होता है हो रहा है या किया जा रहा है। हो रहा है या किया जा रहा है। जैसे मेरे लिए यह कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। यह मेरे लिए कठिन हो रहा है, इट्स बीइंग टफ फॉर मी। बीन अगला शब्द हमारे पास जिसका अर्थ होता है आ रहा हूं या आ रही हूं। ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। जैसे मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। अगला शब्द है हमारे पास शुड, SHOULD, एल रहेगा साइलेंट। इसका इस्तेमाल होता है चाहिए के तौर पर। कैसे इस्तेमाल होता है? चाहिए। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अगला शब्द वुड, जिसका इस्तेमाल होता है गा, गे, गी के स्थान पर, लेकिन ऐसे वाक्यों में जो संदेह जताते हुए हो, ऐसे वाले वाक्यों में इस्तेमाल होगा। जैसे वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग। वह खेल रहा होगा, ही वुड बी
प्लेइंग। अगला शब्द हमारे पास है माइट, जिसका अर्थ होता है शायद हो सकता है। माइट शायद हो सकता है, वह शायद जा सकता है। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। ही माइट गो। अगला शब्द हमारे पास है मस्ट, जिसका अर्थ होता है अवश्य चाहिए। अवश्य चाहिए, जैसे तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। तुम्हें अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द हमारे पास है डू, जिसका इस्तेमाल तो सबसे पहले समझ लीजिए आई यू वी दे के साथ होता है और इसका अर्थ होता है क्या हूँ या क्या है के तौर पर। जैसे क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। इसी के साथ डज हमारे पास है, जिसका अर्थ होता है क्या है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। जैसे क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है, डज ही स्टडी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है डिड, DID, डिड, जिसका इस्तेमाल होता है क्या था, क्या थे, क्या थी के तौर पर और ये सवाल पूछने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या आप गए थे, डिड यू गो। क्या आप गए थे, डिड यू गो। अगला शब्द गोइंग टू, जिसका इस्तेमाल होता है करने जा रहा हूं या वाला हूं। करने जा रहा हूं या वाला हूं। जैसे मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। मैं खेलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू प्ले। फिर हमारे पास है ought to, OUGHT साथ में लगा हुआ है टू। इसका अर्थ होता है चाहिए, लेकिन ये ऐसे वाक्यों में इस्तेमाल होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व वाले हों। रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व वाले वाक्यों में ought to का इस्तेमाल होता है। जैसे आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये एक तरीके से दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सिविलाइज्ड पर्सन की, है ना। यू ऑट टू रिस्पेक्ट विमेन। यू ऑट टू रिस्पेक्ट विमेन। आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट वुमेन। आप इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास बढ़िया लगी, समझ आई। ऐसे वाक्य बनाने के लिए आपको ऐसे शब्दों के इस्तेमाल का ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। तो इन शब्दों को आप करिएगा रिवाइज। और मैं बता दूं टेंस की ई बुक आ चुकी है, जिन्होंने अभी तक नहीं ली है जल्दी करिए, टेलीग्राम पर आइए और टेंस की ई बुक को ले लीजिए। क्लास बढ़िया लगी कमेंट करके मुझे बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश के फ्री कोर्स और उसकी ई बुक जो है वो अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम पर आएँ, वहाँ पर पता कर लें आपको ये कैसे मिल सकती है। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक भी अवेलेबल है, तो इसके लिए भी आपको टेलीग्राम पर ही आना होगा। टेलीग्राम पर आने के लिए सर्च करिए बी बैंकर, सबसे पहला सर्च मिलेगा लिखा हुआ बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, यही है ऑफिशियल चैनल। आपको इसी को ज्वाइन करना है। आप इस लिंक के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आप ऑफिशियल पेज पर ही लैंड करेंगे, जहां पर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर पा सकते हैं इन तीनों किताबों की अपडेट्स, साथ ही पा सकते हैं हमारी किसी भी पेड कोर्स की जानकारी, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। तीनों ही प्रीमियम कोर्स है। तीनों ही कोर्सेज में आपको मिलती हैं रोज की क्लासेस, उनकी नोट्स, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, होमवर्क, आपको आंसर शीट मिलती है, डाउट क्लासेस मिलते हैं, साथ ही आपको मिलता है पूरा का पूरा कोर्स का एक ई बुक कोर्स के खत्म होने पर। तो ये सारी चीजें आपको आप कैसे इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और कैसे इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आप टेलीग्राम पर जरूर बात कर लें। और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।